नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, मानसिक सफाई, या जिसे आजकल कहते हैं मेंटल डिटॉक्स। जी। हमारे पास है विनी मलिक और अंकुश पारे की किताब डिटॉक्स योर माइंड और उसकी एक काफी डिटेल्ड समीक्षा। हम्म। ये समीक्षा बताती है कि भाई जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, डिटॉक्स वगैरह करते हैं, वैसे ही दिमाग को भी इसकी जरूरत है। बिल्कुल। खास तौर पर आजकल जो भाग दौड़ है, तनाव है। हाँ, और ये सोशल मीडिया, इतनी सारी जानकारियां। बिल्कुल। और समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि ये जो दिमागी कचरा है ना, जिसे मेंटल क्लटर कहते हैं, ये सिर्फ महसूस होने वाली बात नहीं है। ये हमारी सोच, हमारे फैसले, यहाँ तक कि हमारी तरक्की को भी मतलब सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अच्छा। और अगर इसे साफ न किया जाए तो फिर तनाव, चिंता, नकारात्मकता ये सब हावी हो सकते हैं। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए समझेंगे रे कि डिटॉक्स योर माइंड किताब में वो कौन से तरीके हैं जिनसे मानसिक स्पष्टता, थोड़ी पॉजिटिविटी और शांति मिल सके। जी। चलिए देखते हैं समीक्षा में क्या खास है हमारे लिए। तो समीक्षा की शुरुआत होती है मानसिक अव्यवस्था से, मेंटल क्लटर। हाँ, मेंटल क्लटर। दिमाग में रोज पता नहीं कितने हजारों विचार आते जाते हैं और उनमें से कई तो मतलब बिल्कुल फिजूल के होते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे वो सोशल मीडिया पर तुलना करना, हाँ। या आगे क्या होगा उसकी चिंता, या फिर दूसरों की समस्याएं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग एक स्टोर रूम बन गया है जहां बस सामान भरा पड़ा है। सही कहा। और समीक्षा इसे सिर्फ विचारों का ढेर नहीं मानती। अच्छा। वो इसे एक एक्टिव बाधा, एक रुकावट मानती है। रुकावट किस तरह की? ये जो अव्यवस्था है, ये हमें जरूरी चीजों पर फोकस ही नहीं करने देती। जैसे घर में अगर बहुत ज्यादा सामान फैला हो तो जरूरी चीज मिलती ही नहीं टाइम पर। हाँ, बस वैसे ही दिमाग में इतना क्लटर हो तो साफ सोचना मुश्किल हो जाता है। समीक्षा कहती है कि ये हमारी मानसिक ऊर्जा चूस लेता है। तो इससे निपटने के लिए समीक्षा में कुछ तरीके बताए गए हैं। जैसे एक तो है जर्नलिंग, जी, लिखना। रोज लिखना कि क्या सोचा, क्या महसूस किया। और दूसरा अपनी प्राथमिकताएं तय करना, मतलब ये समझना कि भाई हर चीज पर दिमाग नहीं खपाना है। बिल्कुल। तो ये तरीके काम कैसे करते हैं? जर्नलिंग से क्या होता है? देखिए, जर्नलिंग एक तरह से दिमाग की सफाई जैसा है। जब हम लिखते हैं ना, तो वो जो उलझे हुए विचार होते हैं उनको एक शक्ल मिलती है। हम उन्हें बाहर निकाल कर देख पाते हैं। अच्छा, मतलब ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं। हाँ, समीक्षा इसे सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता बढ़ाने का एक बहुत अच्छा टूल मानती है। और प्राथमिकता ने तय करना। प्रायोरिटी सेट करना, इससे हमारी मेंटल एनर्जी सही जगह लगती है। समीक्षा के मुताबिक जब हमें पता होता है कि क्या जरूरी है तो हम अपनी लिमिटेड एनर्जी उसी पर लगाते हैं। फिर बेकार की चीजों पर दिमाग खपाना कम हो जाता है। सही बात है। और एक और चीज बताई है, माइंडफुल ब्रीदिंग। हाँ, सांसों पर ध्यान देना। कुछ पल रुककर सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना। समीक्षा कहती है ये तुरंत राहत देता है। हाँ, क्योंकि ये आपको फौरन विचारों के शोर से निकालकर वर्तमान में ले आता है, प्रेजेंट मोमेंट में। चाहे आप कितने भी बिजी हों, कुछ गहरी सांसें लेने का वक्त तो निकाल ही सकते हैं। हाँ, ये तो है। और समीक्षा इसे मेंटल क्लटर कम करने का एक बहुत आसान और सुलभ तरीका मानती है। ठीक है। तो क्लटर के बाद समीक्षा आती है ओवरथिंकिंग पर। हाँ, जरूरत से ज्यादा सोचना, जिसे किताब में दिमाग का जहर कहा गया है। ये सुनने में थोड़ा हार्श लगता है, पर शायद सच है। बात तो है, क्योंकि हम अक्सर उन चीजों में उलझे रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। बिल्कुल। और समीक्षा के अनुसार यही ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमें सोल्यूशन की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि चिंता और एक तरह की पैसिविटी मतलब निष्क्रियता के एक दुष्चक्र में फंसा देती है। एक स्टॉप टेक्निक का जिक्र है। हाँ, स्टॉप, STOP। मतलब जैसे ही कोई नेगेटिव या बेकार का विचार आए तो तुरंत रुकें, स्टॉप। हाँ। फिर एक गहरी सांस लें, देखें कि क्या हो रहा है, और फिर आगे बढ़ें या ध्यान कहीं और लगाएं। जी। समीक्षा कहती है ये पैटर्न तोड़ने में मदद करता है। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? एकदम से रुक जाना? देखिए, अभ्यास से संभव है। शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये तकनीक विचारों के ऑटो पायलट मोड को तोड़ती है। समीक्षा का तर्क है कि बार बार प्रैक्टिस करने से दिमाग इस ब्रेक को पहचानना सीख जाता है। अच्छा। ये विचारों को पूरी तरह रोकता नहीं, पर हमें एक मौका देता है ये चुनने का कि हम उस विचार पर ध्यान देना चाहते हैं या नहीं। दिलचस्प है। इसके अलावा अफर्मेशंस की भी बात है, सकारात्मक पुष्टि। हाँ, अफर्मेशंस, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं शांत हूँ, ऐसे वाक्य दोहराना। और एक सवाल खुद से पूछना, मेरे नियंत्रण में क्या है? जी। समीक्षा इन दोनों को भी ओवरथिंकिंग कम करने में मददगार बताती है। हाँ, एफर्मेशंस जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन को
धीरे धीरे रीप्रोग्राम करने की कोशिश है। समीक्षा इसे आत्मविश्वास बढ़ाने और नेगेटिव सोच के पैटर्न को बदलने का तरीका मानती है। और वो कंट्रोल वाला सवाल? वो सवाल बहुत पावरफुल है। मेरे कंट्रोल में क्या है? ये हमें फौरन उन चीजों से ध्यान हटाने में मदद करता है जिन पर हमारा कोई जोर नहीं। हाँ, जैसे मौसम कैसा रहेगा या कोई दूसरा क्या सोचेगा। बिल्कुल। और अपने एनर्जी उन चीजों पर लगाने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें हम वाकई बदल सकते हैं। सही है। हालांकि यहाँ समीक्षा एक बात नोट करती है कि किताब इन तकनीकों के पीछे की जो डिटेल साइंटिफिक रिसर्च है उस पर ज्यादा बात नहीं करती। अच्छा। तो हो सकता है कुछ पढ़ने वालों को ये कमी लगे। हाँ, ये मुमकिन है। अच्छा, अगला बड़ा आइडिया जिसकी समीक्षा बात करती है वो है माइंडफुलनेस। जी, माइंडफुलनेस, वर्तमान पल में जीना। समीक्षा कहती है कि हमारा दिमाग ज्यादातर या तो अतीत में भटकता रहता है, कुछ पछतावे वगैरह, या फिर भविष्य की चिंताओं में, और हम अभी इस पल को जीना भूल जाते हैं। और इस समीक्षा के मुताबिक यही है जहां हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। माइंडफुलनेस हमें इस लगातार सोचने के बहाव से बाहर निकालकर असलियत से जोड़ती है। ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं है। नहीं, ये अपने हर काम को पूरी जागरूकता से करना है। रोजमर्रा की जिंदगी में से कैसे लाएं? समीक्षा कुछ तरीके बताती है। हाँ, कुछ आसान तरीके बताए गए हैं, जैसे वॉकिंग मेडिटेशन, चलते हुए मेडिटेशन। हाँ, मतलब जब आप चल रहे हैं तो सिर्फ अपने कदमों पर, अपनी सांसों पर ध्यान दें, आसपास क्या है उसे नोटिस करें। अच्छा। या फिर माइंडफुल ईटिंग, खाते समय फोन बंद, टीवी बंद, सिर्फ खाने के स्वाद पर, उसकी बनावट पर, उसकी खुशबू पर ध्यान देना। क्या ये छोटे छोटे बदलाव वाकई असर करते हैं? समीक्षा का दावा है कि बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ये अभ्यास हमारी इंद्रियों को, हमारे सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं। जब हम पूरी तरह से अपने चलने या खाने के अनुभव में डूब जाते हैं तो दिमाग के पास अतीत या भविष्य में भटकने की गुंजाइश कम हो जाती है। सही बात है। ये हमें ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर जीवन के छोटे छोटे पलों को महसूस करने का मौका देते हैं। इसमें एक और तकनीक का जिक्र है जिसने मेरा ध्यान खींचा, 5-4-3-2-1 टेक्निक। हाँ, वो बहुत अच्छी तकनीक है। समीक्षा इसे बताती है कि जब तनाव हो या चिंता हो तो तुरंत वर्तमान में लौटने का ये एक क्विक तरीका है। जी। 5 चीजें देखो, 4 आवाजें सुनो, 3 चीजें छुओ, 2 चीजें सूंघो और 1 चीज का स्वाद लो। हाँ, ये कैसे काम करता है? ये एक बेहतरीन ग्राउंडिंग टेक्निक है। ग्राउंडिंग मतलब आपको वापस जमीन पर लाना, क्योंकि ये आपकी सारी इंद्रियों को फौरन काम पे लगा देती है। जब दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लगता है या घबराहट होती है, तो ये अभ्यास उसे बाहरी दुनिया की ठोस सच्चाइयों से जोड़ता है और शांत करने में मदद करता है। अच्छा। समीक्षा इसे माइंडफुलनेस का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार रूप मानती है। विचारों के बाद अब बात आती है इमोशनल डिटॉक्स की, भावनात्मक सफाई। हाँ, ये भी बहुत जरूरी हिस्सा है। किताब में गुस्सा, जलन, अपराध बोध मतलब गिल्ट, दुख, इन भावनाओं को मानसिक टॉक्सिन कहा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा इस पर जोर देती है कि इन्हें दबाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि समझना है और जाने देना है, लेट गो करना है। और ये बहुत जरूरी है। समीक्षा बताती है कि जो भावनाएं दबा दी जाती हैं वो खत्म नहीं होती, वो अंदर ही अंदर जमा होती रहती हैं और बाद में किसी बड़ी मानसिक या कभी-कभी शारीरिक समस्या का भी कारण बन सकती हैं। तो इमोशनल डिटॉक्स का मतलब भावनाओं को महसूस न करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक हेल्दी तरीके से प्रोसेस करना है, उन्हें समझना है और फिर जाने देना है। इसके लिए क्या तरीके बताए गए हैं समीक्षा में? एक तो है इमोशनल जर्नलिंग, जैसे विचारों के लिए जर्नलिंग थी वैसे ही भावनाओं के लिए। मतलब अपनी गहरी भावनाओं को लिखना बिना किसी फिल्टर के? हाँ, बिल्कुल। ये उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकालने का एक जरिया है, उन्हें समझने का मौका मिलता है। और दूसरा तरीका है क्षमा का अभ्यास, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। जी। समीक्षा कहती है दूसरों को माफ करना अपने मन की शांति के लिए जरूरी है, लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल नहीं। मुश्किल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन समीक्षा इसे एक बोझ उतारने की प्रक्रिया की तरह देखती है। बोझ उतारना? हाँ, क्षमा का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो ठीक था। क्षमा आप दूसरे के लिए नहीं करते। तो किसके लिए करते हैं? आप अपने लिए करते हैं, ताकि आप उस अतीत की कड़वाहट, उस बोझ से आजाद हो सकें। जब हम माफ नहीं करते ना, तो वो बोझ हम ही ढोते रहते हैं। ये एक अलग नजरिया है। जी। इसी में कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड के अभ्यास का भी जिक्र है। हाँ, आभार व्यक्त करना। रोज उन चीजों के बारे में सोचना या लिखना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। समीक्षा इसे एक पावरफुल मूड शिफ्टर बताती है। बिल्कुल, क्योंकि कृतज्ञता का अभ्यास हमारा फोकस बदल देता है। कैसे?
हमारा ध्यान क्या नहीं है से हटकर क्या है पर आ जाता है। अच्छा। समीक्षा के अनुसार ये नेगेटिविटी के पैटर्न को तोड़ने में मदद करता है और जीवन के प्रति एक ज्यादा पॉजिटिव नजरिया बनाने में मदद करता है, चाहे हालात कैसे भी हों। अच्छा, समीक्षा का एक और जरूरी हिस्सा है मन को रिप्रोग्राम करने के बारे में। हाँ, रिप्रोग्राम योर माइंड। इसका क्या मतलब है? इसका बेसिक आइडिया ये है कि हमारा दिमाग हमारी आदतों और हमारे विश्वासों का नतीजा है। जो हम बार बार सोचते हैं, करते हैं, हमारा दिमाग वैसा ही बन जाता है। तो अगर हमें अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रियाएं बदलनी है तो हमें जानबूझकर नई आदतें बनानी होंगी, नए पॉजिटिव विश्वास बनाने होंगे। तो मतलब दिमाग को बदला जा सकता है। हाँ, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर आधारित है कि हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, वो बदल सकता है। अच्छा। समीक्षा इसे ऐसे देखती है कि जैसे हम कसरत से शरीर को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही मानसिक अभ्यासों से दिमाग को भी ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए क्या सुझाव है समीक्षा में? एक है विजुअलाइजेशन, मतलब अपनी सफलता या जो आप चाहते हैं उसकी मन में कल्पना करना, एक फिल्म की तरह देखना। और दूसरा है छोटी छोटी जीतें हासिल करना, स्मॉल विन्स, छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करके अपना आत्मविश्वास बढ़ाना। क्या ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें हैं या इनका सच में गहरा असर होता है? समीक्षा इन्हें गहरा असर डालने वाला मानती है। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को उस लक्ष्य के लिए तैयार करता है, उसे यकीन दिलाता है कि ये संभव है। और छोटी जीतें, हर छोटी सफलता से डोपामाइन रिलीज होता है, हमें अच्छा महसूस होता है। हाँ। और ये हमें अगला कदम उठाने के लिए मोटिवेट करता है। ये लगातार प्रोग्रेस का एहसास कराकर बड़े बदलावों की नींव रखता है। और अनुशासन, डिसिप्लिन, इसका भी जिक्र है। हाँ, अनुशासन, एक नियमित दिनचर्या बनाना और उसे फॉलो करना। ये कैसे मदद करता है डिटॉक्स में? समीक्षा के अनुसार अनुशासन जीवन में एक संरचना, एक स्थिरता लाता है। जब हमारी जिंदगी में एक रूटीन होता है तो अनिश्चितता कम होती है और उससे जुड़ी चिंता भी कम होती है। अच्छा। ये दिमाग को बाहरी उथल-पुथल के बीच भी एक तरह का सहारा देता है। इससे वो ज्यादा शांत और फोकस्ड रह पाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इस समीक्षा को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि डिटॉक्स योर माइंड किताब का जो सार है जी, वो यही है कि माइंड डिटॉक्स से स्पष्टता, सकारात्मकता और शांति मिल सकती है। जी। और ये तनाव, ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी, इन सब से निपटने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदम सुझाती है। हाँ, और शायद सबसे जरूरी बात ये है कि ये मानसिक स्वास्थ्य को एक एक्टिव प्रोसेस के तौर पर दिखाती है, कुछ ऐसा जिसके लिए हमें काम करना होगा। सही कहा। और समीक्षा किताब की कुछ खासियतें भी बताती है। जैसे कि इसकी भाषा बहुत सरल है, आसान है। हर चैप्टर में प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें फौरन अपनाया जा सकता है और ये मन, भावनाएं और जीवन शैली तीनों को जोड़कर बात करती है। एक होलिस्टिक अप्रोच है। लेकिन समीक्षा में कुछ कमजोरियां भी बताई गई हैं। हाँ, एक संतुलित नजरिया दिया गया है। समीक्षा मानती है कि जो लोग पहले से ही सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते आए हैं उन्हें शायद कुछ बातें जानी पहचानी लगे, रेपिटेटिव लगे। अच्छा। और जैसा हमने पहले कहा, वैज्ञानिक प्रमाणों पर ज्यादा जोर नहीं है। तो समीक्षा इसे किसी गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या के इलाज के तौर पर नहीं देखती। तो फिर इसे रोजमर्रा के मानसिक रखरखाव के लिए, मेंटल वेलनेस के लिए एक शुरुआती गाइड के रूप में देखती है। तो मतलब समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर कोई रोज के तनाव से, विचारों की उथल-पुथल से या बस एक मानसिक थकान से जूझ रहा है, हाँ, तो ये किताब एक अच्छा, हल्का और प्रैक्टिकल स्टार्ट हो सकती है। जी बिल्कुल, जो मानसिक स्पष्टता पाने और थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी लाने में मदद कर सकती है। तो डिटॉक्स योर माइंड की इस समीक्षा की हमारी इस पड़ताल से ये तो साफ है कि मेंटल हेल्थ कोई ऐसी चीज नहीं जो अपने आप ठीक रहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए लगातार हमें सचेत प्रयास करने की जरूरत है। माइंडफुलनेस है, विचारों को मैनेज करना है, भावनाओं को समझना है। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। क्या? कि इस समीक्षा में इतनी सारी तकनीकें बताई गईं, अगर इनमें से किसी एक को भी, सिर्फ एक तकनीक को चुनकर पूरी ईमानदारी से बस 1 महीना लगातार अभ्यास किया जाए, तो उस व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके में क्या फर्क आ सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये विचार करने लायक है कि इनमें से कौन सी तकनीक किसके लिए सबसे ज्यादा काम की हो सकती है और उसका नियमित अभ्यास जीवन पर कैसा असर डाल सकता है।